Hello friends, this is Nisha Gilodia and you are watching me on Setu Studies. Friends, आज के क्लास DSSP, KVS, NVS, RPSC फर्स्ट ग्रेड हिस्ट्री के साथ साथ TGT SST के एग्जाम के लिए भी बेनिफिशियल होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास और हमारा टॉपिक है पुनर्जागरण या रेनेसा। फ्रेंड्स, इससे पहले की क्लास में हमने पुनर्जागरण के कारण पढ़े थे कि किन कारणों की वजह से यूरोप में पुनर्जागरण की शुरुआत हुई। आज के क्लास में हम पढ़ेंगे कि पुनर्जागरण की अभिव्यक्ति किस प्रकार हुई, कि लोगों को ये समझ कैसे आया कि दौर बदल चुका है और लोग धर्म के बंधन से निकल करके और भी अन्य विषयों के बारे में भी बात करने लगे हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं पहला आधार स्तंभ है इसका साहित्य, चित्रकला, वास्तुकला, मूर्तिकला, संगीत और विज्ञान। इन सभी आधारों के बेसिस पर हम कह सकते हैं कि पुनर्जागरण की शुरुआत कहीं ना कहीं हो गई है। और इसमें से हम सबसे पहले पढ़ेंगे साहित्य, जो कि कभी भी अगर हमें पुनर्जागरण की बात करनी है या किसी भी बदलाव की बात करनी है तो साहित्य की हमेशा ही महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम साहित्य, और साहित्य में हम जब यूरोप का पुनर्जागरण पढ़ रहे हैं उसमें पढ़ेंगे इटली का साहित्य, फ्रांसीसी साहित्य और अंग्रेजी साहित्य। इन तीन जगहों के साहित्य के बारे में हम पढ़ेंगे। और अब बात करते हैं कि पुनर्जागरण कालीन साहित्य जो था उसमें अंतर क्या था, मध्यकाल में कैसा था और अभी कैसा था, कि जिससे हमें ये ज्ञात हुआ कि अब पुनर्जागरण का दौर शुरू हो गया है। तो जब भी हम मध्यकाल को देखते हैं तो मध्यकाल में जितनी भी रचनाएं हैं वो या तो दरबारी होती थी, जैसे कि जिसमें कि राजा की तारीफ हो रही है, या फिर पोप की तारीफ हो रही है, या फिर सामंत के घर पर, जो हमने पहले भी पढ़ा था कि शाम को कवि गोष्ठियां होती थी। इस तरीके की बातें हमने पढ़ी हैं। तो वहां पर क्या होता था, जो भी सर्वोच्च है उसकी ही प्रशंसा में कविताएं गाई जा रही है, उसी की प्रशंसा में सारा साहित्य लिखा और पढ़ा जा रहा है। तो अब जब पुनर्जागरण का दौर आया तो थोड़ा सा बदलाव आया। तो जब हम पुनर्जागरण कालीन साहित्य की बात करते हैं तो उसमें हमें कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं, जैसे कि इस समय पर जो साहित्य है वो धर्म और पोप या चर्च, इन तीनों के इर्द गिर्द ना घूम करके बल्कि व्यक्ति और उसके क्रियाकलाप, मतलब मनुष्य क्या कर रहा है उन सब के बारे में और मनुष्य के बारे में इस तरीके की रचनाएं अब की जाने लगी हैं। मतलब अब साहित्य पर धर्म या चर्च का वर्चस्व ना हो करके मनुष्य का भी ध्यान जाने लगा है, मतलब कि मानवीय जीवन पर भी साहित्य रचना की जाने लगी है। ये चेंजेस आ गए हैं। तो अब इसी कड़ी में हम सबसे पहले पढ़ेंगे इटली का साहित्य। और इटली के कुछ साहित्यकार हैं जैसे कि दांते, इनका टाइम पीरियड है 1265 से 1321, पेट्रार्क 1304 से 1374, बुकासियो 1313 से 1375, लोरेंजेवाला 1407 से 1457, मैकियावेली 1469 से 1527। ये इनका टाइम पीरियड है। अब एक एक करके इनकी रचनाएं पढ़ेंगे। तो अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे दांते की रचनाएं। दांते की पहली रचना डिवाइन कॉमेडी, दूसरी वीता नोवा और तीसरी डिमोनार्किया। डिमोनार्किया इटली में, इटालियन में जब हम बात करते हैं तो वहाँ पर डी लिखा जाता है, तो इसलिए डिमोनार्किया या फिर द मोनार्किया किसी भी तरीके से लिखा आ सकता है। तो ये तीन रचनाएं हम इसमें पढ़ेंगे। हालांकि और भी रचनाएं हैं इनकी, लेकिन जो हमारे एग्जाम के अकॉर्डिंग और
पुनर्जागरण के अकॉर्डिंग जो रचनाएं हैं वो हम ये 3 पढ़ेंगे। पहले डिवाइन कॉमेडी, वीता नोआ और दी मोनार्किया, इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले डिवाइन कॉमेडी। डिवाइन कॉमेडी एक ईश्वरीय नाटक हम इसे कह सकते हैं। दाते ने अपनी इस रचना में स्वर्ग और नर्क की बात की है, और स्वर्ग और नर्क की बात करते हुए वो बताते हैं किस तरीके से जब वो नर्क से गुजर रहे होते हैं तो वहाँ पर नर्क की यातनाओं को देखते हैं, साथ ही साथ वहाँ पर वो पोप को, सामंत को, व्यापारी वर्ग को या फिर और जो अभिजात वर्ग हैं उन सबको देखते हैं। इसके बारे में बताया गया है। इनकी नेक्स्ट जो रचना है वो है वीता नोआ। वीता नोआ का अर्थ है नया जीवन। दाते की ये रचना प्रेम से संबंधित है। एक महिला है बिट्रिस। इनके सौंदर्य का वर्णन इस रचना में किया गया है। और इससे अगली है डी मोनार्किया या द मोनार्किया। ये एक तरीके से राजनीतिक ग्रंथ है। और इसके माध्यम से दाते ने ये बताने की कोशिश की है कि जो राज्य है उसके जो भी अधार्मिक कार्य हैं उन सब की बागडोर जो है वो शासक के हाथ में होनी चाहिए। यानी कि राज्य में जो भी अधार्मिक मामले हैं उन पर राज्य की सर्वोच्चता होनी चाहिए, यानी राजा की सर्वोच्चता होनी चाहिए। उसका जिक्र इसमें इस रचना में किया गया है। अब अगर हम बात करें दाते की, तो दाते को इटालियन काव्य का पिता कहा जाता है, यानी कि इतालवी काव्य का पिता, ये इनकी उपाधि है। या फिर पुनर्जागरण का अग्रदूत, या नूतन युग का पथ प्रदर्शक। ये सभी उपाधियां दी गई हैं दाते को। इसे हम जो इतालवी काव्य का पिता है, इसे द फादर ऑफ इटालियन पोएट्री, इस तरीके से भी ये कई बार ऑप्शन में देखने को मिलता है। तो यहाँ से अगर हम बात करें तो हमसे ये डिवाइन कॉमेडी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और द मोनार्किया, ये क्वेश्चन DSSB में पूछा भी गया है, तो इसकी ये रचना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा डिवाइन कॉमेडी भी इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा जो उपाधियाँ हैं वो कई बार 4 फॉर्म में अलग अलग राइटर्स की उपाधि देकर के पूछ ली जाएगी कि दाते की कौन सी है। तो ये इनकी कुछ उपाधियां हैं। अब नेक्स्ट है पेट्रार्क। जहाँ तक हम बात करें पेट्रार्क की, तो पेट्रार्क को अगर हम इनकी उपाधियों की बात करें कि उपाधि क्या क्या है, तो वो होगी पहले तो मानवतावाद का प्रवर्तक, ज्यादातर इनकी यही उपाधि पूछी जाती है, तो ये इम्पोर्टेंट है। दूसरी, पुनर्जागरण का पिता। तीसरी, प्रथम आधुनिक व्यक्ति। पहली मानवतावाद का प्रवर्तक, दूसरी पुनर्जागरण का पिता, तीसरी प्रथम आधुनिक व्यक्ति। अब जब भी हम पेट्रार्क और दाते के बीच में अंतर देखते हैं तो हमें ये देखने को मिलता है, क्योंकि ये मध्यकाल में भी रहे हैं और आधुनिक काल में भी जाने की तैयारी कर रहे हैं, तो ये ऐसे टाइम पीरियड में रहे हैं जहाँ पर धर्म पर विशेष जोर रहता था।
तो इनकी रचनाओं में भी कहीं ना कहीं हमें धर्म की झलक देखने को मिलती है, लेकिन ये स्वतंत्र रूप से मानव के बारे में बात करते हैं, तो इनकी रचनाएं लगभग उसी टाइम के अकॉर्डिंग रहती हैं। यदि हम पुनर्जागरण काल में पेट्रार्क की रचनाओं की बात करते हैं तो पहली रचना है फैमिलियर्स लेटर। फैमिलियर्स लेटर में एक महिला है लोरो, जिनसे पेट्रार्क प्रेम करते हैं और इन्हीं के सौंदर्य का वर्णन इसमें किया गया है। और पेट्रार्क ने ये जो महिला है लोरो, इसी के लिए एक कविता लिखी है जिसे सोनेट टू लोरो ये कविता का नाम है। नेक्स्ट इनकी रचना है अफ्रीका। अफ्रीका एक गीत है, बड़ा गीत है, और इसमें जो समुद्री जीवन होता है, स्पेशली सीपियों के जीवन की इसमें बात की गई है इस गीत में। नेक्स्ट है लाइफ ऑफ इलस्ट्रियस मैन। इसमें रोमन साम्राज्य के 31 राजाओं, या यूं कहिए 31 प्रमुख व्यक्तियों की बात इस रचना में पेट्रार्क ने की है। तो ये 4 रचनाएं, फैमिलियर्स लेटर, सोनेट टू लोरो, अफ्रीका, लाइफ ऑफ इलस्ट्रियस मैन। पेट्रार्क के बाद हम पढ़ेंगे बुकासियो। इनका टाइम पीरियड है 1313 से 1375। बुकासियो पेट्रार्क के ही शिष्य हैं, इनके शिष्य हैं, तो इनकी रचनाओं पर इनका भी कुछ कुछ असर देखने को मिलता है। यदि हम बात करें बुकासियो की, तो इन्हें इटालियन गद्य का पिता कहा जाता है। और इनकी रचनाएं हैं डेकोमरोन या डेकामरोन, जीनियोलॉजी, ऑफ गॉड और फियामेटा। ये 3 रचनाएं हम इनकी पढ़ते हैं। डेकोमरोन में 100 कहानियों का संग्रह है। सौ कहानियां हैं जो कि हास्यप्रद कहानियां हैं। नेक्स्ट है जीनियोलॉजी ऑफ गॉड। जीनियोलॉजी ऑफ गॉड में देवताओं की वंशावली है। देवताओं की वंशावली। और एक अन्य रचना है फियामेटा। ये इनकी तीनों रचनाएं हैं। डेकोमरोन में 14वीं शताब्दी के बीच में, 14वीं शताब्दी में एक बीमारी फैली थी, ब्यूबोनिक प्लेग। उसे ब्लैक डेथ का भी नाम दिया जाता है, उसका जिक्र किया है इसमें डेकोमरोन में। तो ये वाली इनकी जो रचना है वो इम्पोर्टेंट हो जाती है इसी वजह से, क्योंकि इसमें इस बीमारी का भी जिक्र किया है बुकासियो ने। अब नेक्स्ट है हमारे लोरेंजे वाला। लोरेंजे वाला एक ऐतिहासिक आलोचक हैं। इनकी वैसे हमें रचनाएं हम नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि ये एक इतिहास के आलोचक हैं, तो ये रचनाओं के आधार पर उनकी आलोचना करके बताते थे। लेकिन एक राजाज्ञा है, डोनेशन ऑफ कॉन्स्टेंटाइन। ये राजाज्ञा है, इसकी आलोचना के आधार पर लोरेंजे वाला ने बताया कि ये एक फर्जी दस्तावेज है।
डोनेशन ऑफ कॉन्स्टेंटाइन को लोरेंजेवाला ने फर्जी दस्तावेज बताया है। इस दस्तावेज के अकॉर्डिंग पोप जो है वो राज्य में सर्वोच्च था, लेकिन इन्होंने ये बताया कि ऐसा नहीं है, ये एक फर्जी दस्तावेज है जो दिखाया जा रहा है। तो हम ये पढ़ते हैं कि लोरेंजेवाला एक ऐतिहासिक आलोचक है, इनकी रचनाएं हम नहीं पढ़ते हैं। नेक्स्ट है मैकियावली। मैकियावली जिन्हें हम आधुनिक चाणक्य के नाम से भी जानते हैं। यदि हम बात करें लोरेंजेवाला की, तो लोरेंजेवाला की उपाधि अगर हम देखते हैं, ऐतिहासिक आलोचना के वास्तविक जनक, ये लोरेंजेवाला की उपाधि है। अब अगर हम बात करें मैकियावली की, तो मैकियावली को आधुनिक चाणक्य कहा जाता है। आप जानते ही हैं चाणक्य भारतीय इतिहास में हुए हैं, प्राचीन भारत के इतिहास में जब हम मौर्य काल पढ़ते हैं वहां पर आचार्य चाणक्य की रचना है अर्थशास्त्र, और अर्थशास्त्र राजनीति से संबंधित ग्रंथ है, न कि इकोनॉमिक्स से संबंधित ग्रंथ है। तो उसकी रचना की थी आचार्य चाणक्य ने। इसी तरीके से मैकियावली ने भी राजनीति से संबंधित कुछ सिद्धांत दिए थे, इसीलिए इन्हें आधुनिक चाणक्य की संज्ञा दी गई है। तो इनको आधुनिक चाणक्य तो कहा ही गया है। और एक लेखक हैं फिशर, इन्होंने सत्ता की राजनीति का कलाकार कहा है। 2 क्वेश्चन, आधुनिक चाणक्य किसे कहा जाता है? मैकियावली को। दूसरा क्वेश्चन, फिशर ने क्या कहा है? सत्ता की राजनीति का कलाकार, किसे? मैकियावली को। अब बात करते हैं मैकियावली की रचनाओं की। तो रचना है द प्रिंस, आर्ट ऑफ वॉर, हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंटाइन रिपब्लिक, डिस्कोर्सेज और मैंड्रागोला या मैंड्रागोला, ये दोनों नाम आ सकते हैं। मैकियावली की रचना द प्रिंस। इससे पहले हम बात करें, मैकियावली जो है मेडिची परिवार का शासन था इनके टाइम पीरियड में, और वहाँ पर सचिव के रूप में कार्य कर रहे थे, और किसी कारण से इन पर कोई दोष लगा करके इनको उनके पोस्ट से हटा दिया गया था। तो द प्रिंस में इन्होंने अपने शासक को, जो मेडिची ड्यूक था, उसको इस उद्देश्य से संबोधित किया है इस रचना में, ताकि वो उनको वापस बुला ले। और एक राजनीतिक सिद्धांत भी दिया है कि शेर और लोमड़ी का अभिनय एक साथ हो। राजा को ऐसा होना चाहिए कि वो शेर और लोमड़ी का अभिनय एक साथ करा सके या खुद भी कर सके। शेर क्योंकि शक्ति का प्रतीक होता है और लोमड़ी चालाकी का प्रतीक होती है, इस वजह से ये सिद्धांत दिया जा रहा है। तो द प्रिंस में उन्होंने यह सिद्धांत दिया है। इसके अलावा आर्ट ऑफ वॉर एक इनकी रचना है। आर्ट ऑफ वॉर के माध्यम से इन्होंने युद्ध के दुष्परिणाम बताए हैं। दुष्परिणाम क्या हो सकते हैं? इनके बारे में बताया है। इनकी अगली रचना है हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंटाइन रिपब्लिक। इसमें इन्होंने इटली के इतिहास के बारे में बताया है। डिस्कोर्सेस में इन्होंने रोमन सभ्यता के बारे में बताया है। और मैंड्रागोला एक नाटक है इनके द्वारा लिखा गया। तो ये थी रचनाएं जो कि इटली के साहित्यकारों की थी।
तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम फ्रांसीसी साहित्यकार पढ़ेंगे और अंग्रेजी के साहित्यकार पढ़ेंगे और उनकी रचनाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। फ्रेंड्स, प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।